नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। हमने भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसमें हिमालय पर्वत श्रेणी इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल से वर्णन कर लिया था। आज हम भारत के उत्तर के जो विशाल मैदान है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप भी लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें यदि आपने नहीं दबाया है तो। अब बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। देखिए, उत्तर का विशाल मैदान जो भारत का है उस समस्त मैदान की रचना हम किस से मानते हैं? नदी के निक्षेपित मलबे से मानते हैं। और वो प्रमुख नदियां कौन सी है? सिंधु नदी जो पश्चिम में बहती है मध्यवर्ती भाग में गंगा नदी और पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीन नदियों के निक्षेपण से जो मैदान का निर्माण हुआ है उस मैदान को हम क्या कह देते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। तो इस मैदान का दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मैदान यहाँ सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु नदी की कौन सी नदी? सतलुज और व्यास नदी, सतलुज और व्यास नदी के संगम से लेकर के और ठेठ गंगा नदी के डेल्टा तक देखें तो ये 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर तक ये यूं विस्तृत है। और इसकी यदि हम यूं लंबाई देखें तो ये 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक इसकी ये लंबाई है। चौड़ाई 2400 किलोमीटर और इसकी लंबाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच में है। और ये कुल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई देखें तो ये 200 मीटर की है। लेकिन इसकी अधिकतम औसत ऊंचाई कहाँ मिलती है? जब हम हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है अंबाला और सहारनपुर। अंबाला और सहारनपुर के क्षेत्र में इसकी ऊंचाई अधिकतम है। कितनी? 291 मीटर की। 291 मीटर की। तो ये हमें सामान्य परिचय के रूप में पता होना चाहिए किसके बारे में? उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। लेकिन इसकी जो मिट्टियां हैं उसके संदर्भ में यदि हम इसका वर्गीकरण करें तो कुछ विशेषताएं मिलती है इसकी। उस विशेषताओं को मैंने 7 भागों में यहाँ पर विभाजित किया है। कौन कौन सी? बाबर, तराई, बांगड़, खादर, रे, भूड़ और डेल्टा। ये 7 प्रकार के यहाँ पर संरचनाएं बनती हैं। तो सबसे पहली संरचना हम बाबर की बात करते हैं। बाबर क्या होता है? देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्र से नदी निकल करके पर्वतीय तली में जब कंकड़ पत्थर का यूं जमाव कर देती है, यूं कंकड़ पत्थर का जमाव कर देगी और यहाँ से नदियां, छोटी नदियां तो अदृश्य होकर के भूमिगत हो जाती है। यहाँ से वो नदियां अदृश्य हो जाती है, मतलब इन कंकड़ पत्थर के नीचे से बहेंगी और यहाँ पर वो जल बहता हुआ हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है? बाबर कहलाती है। और यहाँ पर कंकड़ पत्थर की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को हम कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं मानते हैं। ये अनुपयोगी क्षेत्र है। किसके लिए? कृषि के दृष्टिकोण से। क्लियर है? और कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र के पैंदे में, पर्वतीय तली में पाया जाने वाला ये संरचना है। अब ये ध्यान रखना, पर्वतों के बाद यदि मैदानी क्षेत्र में पहली संरचना बनेगी तो वो कौन सी बनेगी? बाबर की संरचना बनेगी। ये ध्यान में रखना, ये क्रम भी पूछा जाता है। दूसरी संरचना है तराई की। तराई क्षेत्र क्या होता है? देखिए, जब भी ये बाबर से लुप्त होने वाली जो नदियां हैं वो जब पुनः धरातल पर दिखाई देगी तो यहाँ पर कुछ निक्षेपण भी करेंगी जो
बाबर की अपेक्षा बहुत बारीक मिट्टी का यहाँ पर जमाव करेगी और यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये जो भूमि है वो प्राय हमें कैसी दिखाई देती है, ये दलदली प्रकार की हमें भूमि दिखाई देती है। तो इस क्षेत्र को क्या कह देते हैं, तराई। अब इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, इस क्षेत्र में हमें सघन वन मिलेंगे, सघन वन का क्षेत्र होगा। और सघन वन के क्षेत्र में दलदली क्षेत्र भी है। दलदली क्षेत्र में यदि हम साफ सफाई करके मतलब उस भूमि की साफ सफाई करके हम कृषि कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब अनुपयुक्त नहीं है कृषि के लिए। कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। कहाँ पाया जाता है, देखिए पर्वतीय तली के बाद बाबर के बाद में कौन सा क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है। क्लियर है। और इसकी जो पट्टी है, देखिए बाबर की पट्टी पर्वतीय तली में 8 से 16 किलोमीटर की है। पहले ये पर्वत हो गया, इस हिमालय पर्वत की बात करो पर्वतीय क्षेत्र में, फिर यहाँ पर 8 से 16 किलोमीटर की ये चौड़ाई में एक पट्टी के रूप में, कहां से लेकर के, शिवालिक से, ये सतलज नदी के क्षेत्र से लेकर के और ताप्ती नदी के क्षेत्र तक ये विस्तृत है। कौन है, बाबर क्षेत्र। अब इस बाबर क्षेत्र के बाद में यहाँ पर लगभग 30 किलोमीटर की मोटाई में कौन सा क्षेत्र आता है, ये तराई क्षेत्र आता है। क्लियर है। और इसके यदि बात देखें तो कौन सा क्षेत्र आएगा, खद्दर, बांगड़ भूमि। बांगड़ भूमि, बांगड़ भूमि की विशेषता, बांगड़ भूमि की विशेषता देखिए, बांगड़ भूमि है क्या चीज, कांप मिट्टी का क्षेत्र है। कांप मिट्टी, कांप मिट्टी क्या है, जो नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है, वो बांगड़ क्षेत्र है। और कांप मिट्टी का दूसरा ही क्षेत्र कौन सा होता है, खद्दर, जो मैंने यहाँ लिखा है। बांगड़ भूमि कौन सी है, बांगड़ भूमि वो है जो वर्तमान की अपेक्षा ऊंचा भाग है और वहां पर कभी कांप मिट्टी का जमाव होता था, बाढ़ आती थी। वर्तमान में वहां बाढ़ आती नहीं है, मतलब पुरानी कांप मिट्टी का क्षेत्र। कांप मिट्टी अलूवियल सॉइल कहलाती है, तो पुरानी कांप मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। और नई कांप मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है, खद्दर कहलाता है। नई कांप मिट्टी का क्षेत्र खद्दर क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। खद्दर क्षेत्र नई कांप मिट्टी का मतलब कि यहाँ पर वर्तमान में बाढ़ का पानी पहुंचेगा, यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो ये भूमि क्या कहलाती है, खद्दर। अब पर्वतीय तली से हम क्रम देखें तो पहले बाबर, फिर तराई, फिर बांगड़, फिर खद्दर, ये क्रम रहेगा। यही क्रम एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद में कौन सी मिट्टी आएगी, रेह। रेह मिट्टी कौन सी होती है, रेह प्रकार कौन सा होता है जो इस मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। रेह को कल्लर भी कहते हैं, रेह या कल्लर। कल्लर क्या होता है, केशिकत्व सिद्धांत के अनुसार जो भूमिगत लवणीय पदार्थ है वो केश नलियों के माध्यम से इस धरातल पर आकर के एक सफेद परत जमा कर देते हैं, सफेद परत जमा कर देते हैं, जो किसकी बनी होती है, नमक की, नमक प्लस अन्य लवणों की। तो ये जो सफेद परत का यहाँ पर जमाव हो जाता है, ये क्या कहलाता है, ये रेह या कल्लर कहलाता है। और ऐसी भूमि मिलती कहाँ पर है, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान का भी कोई क्षेत्र है जहां पर ये मिलती है। जैसे हम बात करें रावतसर के नजदीक या दूसरी बात करें बड़ौपल के नजदीक, जिसको हम सामान्यतः क्या कह देते हैं, सेम की समस्या। तो सेम की समस्या इसके अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं बूढ़। बूढ़ क्या होता है, देखिए जब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जैसे ये एक मैदान है, यहाँ पर वर्षा के कारण जल बहने से इसकी जो ऊपरी परत है इसका चादरीय पर्दन कर दिया और ये कंकड़ पत्थर के रूप में
ऐसे हमें ऊपर भूमि दिखाने लगी। जो ऊपर का परत थी, मिट्टी की परत, वो यहाँ से अपरदित हो गई है। किसके कारण है? अधिक वर्षा के जल के कारण। और ये कंकड़ पत्थर का जमाव हमें यहाँ दिखाई देने लगा है। ये भूमि क्या कहलाती है? गूढ़ भूमि कहलाती है। ये इसकी भी उपजाऊपन कम की संभावना होती है, कम उपजाऊपन होता है। सबसे ज्यादा उपजाऊपन किसका है? कांप मिट्टी का होता है। और इसके बाद में आता है डेल्टा। डेल्टा डेल्टा क्षेत्र कौन सा है? जहां नदियां अपने अंतिम चरण में कई धाराओं में बट जाती है, वो क्या कहलाता है? डेल्टा। जैसे गंगा नदी का यहाँ पर डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर है? तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। इसमें भी किस प्रकार की भूमि बनेगी? दलदली प्रकार की भूमि बनेगी। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ये सामान्य परिचय करने के बाद में हम उत्तरी मैदान का क्या करते हैं? प्रादेशिक विभाजन करते हैं। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन करते हैं। और इस प्रादेशिक विभाजन के अनुसार उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में। पहला राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। और तीसरा गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब गंगा यमुना का जो मैदान है, इसको पुनः 3 विभागों में विभाजित कर देते हैं। कौन सा? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। क्लियर है? अब हम एक एक भाग का विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान के मैदान का वर्णन। राजस्थान के मैदान की बात करें, राजस्थान का मैदान, राजस्थान के मैदान की बात करें तो ये 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में विभाजित है। कौन सा? एक तो मरुस्थल, पहला मरुस्थल, और दूसरा है राजस्थान बांगड़, राजस्थान बांगड़। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको विभाजित करती है। पश्चिम में कौन सा हिस्सा है? मरुस्थलीय। और पूर्व में कौन सा हिस्सा है? राजस्थान बांगड़। इस प्रदेश की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मतलब यहाँ कौन सा हिस्सा है? थार का हिस्सा है। यहाँ पर हमें टिल्ले मिलेंगे, टिल्ले मतलब दोरे मिलेंगे। राजस्थानी भाषा में कहें तो टिल्ले या दोरे मिलेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में हमें क्या मिलती है? लघु पहाड़ियां मिलती है, छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती है। क्लियर है? इस क्षेत्र में यदि हम ढलान देखें तो किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम की ओर, इस दिशा में है। इसलिए इस क्षेत्र से बहने वाली जो समस्त नदियां हैं, उनका बहाव किस क्षेत्र में होगा? दक्षिण पश्चिम, मतलब कच्छ के रण की तरफ होगा। क्लियर है? तो ये था राजस्थान का मैदान। अब देखते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। देखिए पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब और हरियाणा की जो मुख्य नदियां हैं वो कौन सी है? पंच नदी तंत्र। पंच नदी तंत्र में कौन सी आ जाएगी? एक तो स्वयं सिंधु नदी तंत्र की सिंधु नदी। दूसरा, यदि हम इसका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार देखें तो कैसे होता है? सबसे दक्षिण में सतलज, सतलज, फिर व्यास, फिर रावी, फिर चिनाब और उसके बाद में झेलम, झेलम। ये नदी तंत्र है। अब इन 5 नदियों का जो क्षेत्र होता है, ये सिंधु और इसकी सहायक 5 नदियां, 5 नदियों का जो क्षेत्र है वो पंजाब कहलाता है। पंच आब से बना है। तो 2 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाएगा? 2 आब क्षेत्र कहलाएगा। तो इन 6 नदियों के बीच में
5 दोआब क्षेत्र बनते हैं। कौन कौन से, इसको ध्यान से देखना, इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझना। देखें, सबसे पहले सतलज और ब्यास नदी के बीच में बिस्त दोआब, बिस्त दोआब, ये बिस्त दोआब क्यों बना है? बियास और सतलुज, इससे तो बी से आई बिस्त का और SAT इसका सत बिस्त, ये दोआब क्षेत्र किसके बीच में? इस बिस्त से ही समझ सकते हैं कि ब्यास और सतलज के बीच में, रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब क्षेत्र है। रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब क्षेत्र है। फिर चिनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब है, और झेलम और सिंधु के बीच में सिंधु दोआब क्षेत्र है। तो ये दोआब क्षेत्र एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। यदि आपको दक्षिण से उत्तर की ओर ये क्रम याद है तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, ये क्रम याद है तो आप एक ट्रिक से कर सकते हैं। क्या कि 20 बारी रचना ने चार्ज करवाया सिंधु मोबाइल से। अब इससे 20 से बिस्त दोआब पहले आ गया, बारी से बारी आ गया, रचना से रचना, फिर चार्ज दोआब और उसके बाद में सिंधु दोआब। तो ऐसे आप पंजाब हरियाणा के ये क्षेत्र याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखें, जब ये नदियां बहती है तो अपने क्षेत्र में कुछ खड्ड का निर्माण कर देती है, खड्डे को कहते हैं, खड्ड का निर्माण कर देती है। इन खड्डों को क्या कह देते हैं? चो कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको चो कहते हैं, CHOS यूं लिखा जाता है, चो कहते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? होशियारपुर के नजदीक ये चो सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं गंगा नदी के मैदान। देखिए, गंगा के मैदान को उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिमी बंगाल और झारखंड का हिस्सा, ये सारा मिला करके 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा, मध्यवर्ती गंगा और फिर निम्न गंगा। ऊपरी गंगा का हिस्सा कौन सा है? देखिए, इसमें यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा नदी के बहाव क्षेत्र को किस में सम्मिलित किया गया है? ऊपरी गंगा के मैदान में सम्मिलित किया गया है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से, वो 100 से 300 मीटर की औसत ऊंचाई पर ये स्थित है। इसमें देखें, जो पश्चिमी दिशा है, इस मैदान की जो पश्चिमी दिशा है उसमें गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, मतलब गंगा और यमुना का क्षेत्र। इसके गंगा यमुना क्षेत्र के पूर्व दिशा में कहें या उत्तरी गंगा के मैदान के मध्यवर्ती भाग में कहें तो रुहेलखंड का मैदान आएगा, और रुहेलखंड के मैदान के पूर्व दिशा में कहें तो कौन सा मैदान आएगा? अवध का मैदान आएगा। क्लियर है? इसकी प्रमुख नदियां याद रखना। फिर हम बात करें मध्य गंगा के मैदान की। मध्य गंगा के मैदान में क्या क्या, कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र सम्मिलित है। और इसकी प्रमुख नदियां कौन सी है? घाघरा, गंडक और कोसी। अब इसमें देखना 3 दोआब क्षेत्र बनते हैं। दोआब क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र। अब ये याद रखना, गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र बनेगा, घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र बनेगा। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता है। और तीसरा गंडक कोसी
दोआब क्षेत्र बनेगा। किस में बन रहे हैं ये? मध्यवर्ती गंगा के मैदान में बन रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, इसकी प्रमुख नदी कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं बिहार का शोक? सौरो ऑफ बिहार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बाढ़ आती है। बाढ़ का कारण क्या है? प्राकृतिक तटबंध टूटना। प्राकृतिक तटबंध टूटना, ये ध्यान रखना। ये इसका कारण पूछा जाता है कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है? प्राकृतिक तटबंध टूटने के कारण आती है और प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ है ये, इसलिए क्या कहते हैं इसको? बिहार का शोक कहते हैं। इस मध्य गंगा के मैदान में दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत से भी कुछ नदियां आकर के यहाँ पर मैदानी भाग में अपना जल लेकर के आती है, जिसमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी होगी? सोन नदी है। सोन नदी, ये ध्यान में रखना। सोन नदी किस मैदान में आकर के मिल रही है? मध्य गंगा के मैदान में आकर के मिल रही है। क्लियर है? अब हम बात करें जो निचली गंगा है उसका मैदान कौन सा होगा? तो निचली गंगा का मैदान सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में बनता है, लेकिन पश्चिमी बंगाल के आपने एक तो पुरुलिया क्षेत्र को छोड़ देना और एक दार्जिलिंग को छोड़ देना है। कारण क्योंकि ये उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो दार्जिलिंग और पुरुलिया को छोड़ करके शेष जो पश्चिमी बंगाल है वो किस में सम्मिलित किया गया है? निचली गंगा के मैदान में सम्मिलित किया गया है। और इसमें छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड से लेकर के और बांग्लादेश के बीच में इस मैदान का निर्माण हो रहा है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 200 किलोमीटर तक है। इसमें कुछ छोटे छोटे टिल्ले मिलते हैं और टिल्ले मिलने के साथ साथ कुछ छोटी निम्न भूमि भी मिलती है। उस निम्न भूमि को क्या कहते हैं? बिल कहा जाता है। बिल। क्लियर है? और लास्ट में इसमें डेल्टा बनता है। डेल्टा, डेल्टा का नाम आते ही आपने याद रखना है कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा बनता है इसमें। सुंदरबन, सुंदरबन सुंदरी वनों के कारण इसका नाम सुंदरबन रखा हुआ है। विश्व का सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र यहीं पर विकसित है। कहाँ? डेल्टा का सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ विकसित है? सुंदरबन के डेल्टा में। और एशियाई शेरों के लिए ये भूमि प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। और सुंदरबन का डेल्टा किन किन नदियों के बीच में बनता है? तो यहाँ पर हुगली नदी, हुगली नदी से इरावती नदी, इरावती नदी के बीच में ये सुंदरबन का डेल्टा बनता है। क्लियर है? गंगा नदी का डेल्टा क्या कहलाता है? सुंदरबन। और गंगा के साथ कौन सी नदी है यहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। इस मैदान को ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं, घाटी भी कहते हैं। और इसे असम का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ बनाता है मैदान? असम में बनाता है, इसीलिए इसको क्या कह दिया? असम का मैदान। घाटी क्यों कहते हैं ये देखें। देखिए, इस मैदान के उत्तर में यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है, इसके पूर्व में यहाँ पर पटकोई भूमि स्थित है, ये भी पहाड़ी है। और इसके दक्षिण में यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां स्थित हैं। तो इसके बीच में यहाँ बहती है और इसकी घाटी को क्या कह देते हैं? रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी में ये बहती है और यहाँ मैदान का निर्माण करती है। कहाँ एंटर करती है? ये सदिया नामक स्थान पर मैदानी भाग में एंटर करती है और धुबरी के नजदीक ये दक्षिण की ओर मुड़ करके और कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश कर जाती है। तो सदिया से धुबरी के बीच में ये 720 किलोमीटर लंबा मैदान बनता है। किसके द्वारा बना है ये?
ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी वर्षा काल होगा, जब भी वर्षा काल होगा तो इसका बहाव क्षेत्र है ये विस्तृत हो जाएगा, ऐसे विस्तृत हो जाएगा, मतलब इसका बहाव क्षेत्र बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया है और इस बहाव क्षेत्र में यहाँ पर जो भी ऊंचे भाग रहेंगे वो क्या बनाएंगे, नदी द्वीप बनाएंगे। किस में, ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र में। इन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध नदी द्वीप भी है जिसका नाम है माजुली। माजुली, ये ध्यान में रखना है, किस नदी के बहाव क्षेत्र में बन रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र में बन रहा है। क्लियर है? तो ये उत्तर के विशाल मैदान के पूरे भाग थे। अब उत्तर के विशाल मैदान के आर्थिक महत्व देखें तो क्या हो सकता है कि ये सबसे ज्यादा सिंचाई देने वाला, सबसे ज्यादा कृषि भूमि देने वाला और सबसे ज्यादा यातायात देने वाला, सबसे ज्यादा औद्योगिकरण देने वाला ये क्षेत्र है, क्योंकि मैदानी भाग होता है जहाँ पर उद्योग और परिवहन सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिटेल से चर्चा की है उत्तर के विशाल मैदान की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप खुद भी इसे लाइक जरूर